हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक के बारे में। हम बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे कि ये होता क्या है और आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रॉडली कि निफ्टी बैंक होता क्या है, तो ये एक इंडेक्स है जिसमें कि मैक्सिमम 12 कंपनीज इंक्लूड होती हैं जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं। और ये 12 कंपनीज कौन सी होती हैं? एक तो वो बैंकिंग सेक्टर से होनी चाहिए, दूसरा उसमें लिक्विडिटी हाई होनी चाहिए। और निफ्टी बैंक किस काम आता है? तो ये इन्वेस्टर को या जो भी मार्केट के प्लेयर्स होते हैं उनको हेल्प करता है कि भाई इंडियन बैंक्स की अगर ओवरऑल आपको परफॉर्मेंस देखनी है तो आप इस इंडेक्स के बेसिस पे उसका पता लगा सकते हैं। जैसे ओवरऑल अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखनी है तो अब निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट कैसे कर रही है। ऐसे ही निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस इस इंडेक्स से पता लगाई जा सकती है। और इसमें जो कंपनीज होती हैं उनको जो वेटेज मिलती है वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे मिलती है। सिमिलरली निफ्टी 50 में भी फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे मिलती है। और ये फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि अगर हम ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन में से प्रमोटर का जितना हिस्सा है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन हटा दें तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन आता है, यानी कि ये उन शेयर्स की वैल्यू होती है जो कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। तो अब अगर हम बात करें कि निफ्टी बैंक इंडेक्स की कंपनीज या जो बैंक्स होते हैं वो कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, तो पहली कंडीशन उसमें होती है कि वो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी होनी चाहिए, यानी कि बैंक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर उनके 6 महीने का पिछला डेटा देखा जाए, ट्रेडिंग डेटा, तो उसमें जो ट्रेडिंग फ्रीक्वेंसी है वो एटलीस्ट 90% होनी चाहिए, यानी कि 90% ऑफ द टाइम पिछले 6 महीने में उसमें कुछ ना कुछ ट्रेड होना चाहिए। इसके अलावा वो कम से कम 6 महीने तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होनी चाहिए। हालांकि इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर कोई नया बैंक आईपीओ के थ्रू लिस्ट हुआ है तो वो 3 महीने बाद भी इस इंडेक्स में शामिल किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई कंपनी बिना आईपीओ के लिस्ट हुई है तो उसको कम से कम 6 महीने इसमें लिस्ट होना पड़ेगा। इसके अलावा कंपनी फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जरूर होनी चाहिए। और उसके अलावा जो भी इसमें सिलेक्शन किया जाता है 12 कंपनीज का, वो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे जो भी टॉप 12 बैंक्स आते हैं उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। हालांकि इसमें ये मेक श्योर किया जाता है कि जो इसमें इंडिविजुअल बैंक की है वो 33% से ज्यादा वेटेज ना हो। तो अगर फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से किसी की वेटेज 33% से ज्यादा आ रही है तो उसको एडजस्ट कर लिया जाता है। इसके अलावा इसमें जो भी टॉप 3 बैंक होंगे उनकी मिलाकर 62% से ज्यादा इसमें वेटेज नहीं होनी चाहिए। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कुछ ही कंपनीज ये डिसाइड ना करें कि ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर क्या कर रहा है, इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है कि जो भी कंपनीज इसमें इंक्लूडेड होंगी, 12 बैंक्स इंक्लूडेड होंगे, वो टॉप 500 कंपनीज में होने चाहिए। और अगर ऐसा कभी होता है कि इनमें जो बैंक इंक्लूडेड है उसमें 10 या 10 से कम कंपनीज रह जाती हैं जो कि टॉप 500 में आ रही हैं, तो उसकी रीबैलेंसिंग की जाती है। तो टॉप 800 स्टॉक्स को देखा जाता है एवरेज डेली टर्नओवर और एवरेज डेली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे पिछले 6 महीने का डेटा लिया जाता है। और उसमें जो टॉप 12 कंपनी होती है, यानी कि जो कंपनी 500 से बाहर हो जाती है, उनको रिप्लेस कर दिया जाता है जो दूसरी बड़े बैंक्स आ रहे हैं टॉप 800 में। तो अब अगला क्वेश्चन होगा कि क्या इसकी रीबैलेंसिंग की जाती है, क्या इसकी वेटेज चेंज की जाती है? तो जी हाँ, इसको रिव्यू किया जाता है हर 6 महीने में। इनकी जो कट ऑफ डेट होती है वो 31 जनवरी और 31 जुलाई होती है। कट ऑफ डेट का मतलब ये होता है कि उस दिन से पिछले 6 महीने का डेटा लिया जाता है जिसके बेसिस पे इसमें कंपनीज इंक्लूड की जाती हैं। और इसमें अगर कोई भी चेंज होता है, किसी भी कंपनी की अगर वेटेज चेंज होती है या कोई नया बैंक इंक्लूड होता है, तो उसमें 4 वीक का पहले नोटिस देना होता है, तभी उसको इसमें इंक्लूड किया जा सकता है। तो अब अगर बात की जाए कि निफ्टी बैंक कंपोनेंट्स कौन से हैं आज की डेट में, तो इसमें 12 बैंक इंक्लूडेड हैं जिनके नाम है एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा, एक्सिस, इंडसइंड, एयू स्मॉल फाइनेंस, बंधन, फेडरल, आईडीएफसी, पंजाब नेशनल बैंक और आरबीएल बैंक। सबसे ज्यादा वेटेज एचडीएफसी बैंक की है 28.02%, फिर आईसीआईसीआई बैंक 20.92% और सबसे कम वेटेज इसमें आरबीएल बैंक की है 0.75%। तो अगर आप वेटेज की इंपॉर्टेंस समझना चाहते हैं
तो एक एग्जांपल के लिए अगर HDFC बैंक एक दिन में 10% मान लो कि इंक्रीज दिखाता है और किसी भी बैंक में कोई चेंज नहीं होता, तो निफ्टी बैंक इंडेक्स 10% का 28% यानी कि 2.8% तक बढ़ जाएगा उस दिन में। और वहीं अगर आरबीएल बैंक की बात की जाए, अगर किसी और बैंक में कोई चेंज नहीं होता और आरबीएल बैंक में 400% चेंज होता है, तो जो निफ्टी बैंक में इंक्रीज देखा जाएगा वो 400% का 0.75% यानी कि 3% के आसपास देखा जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि HDFC बैंक का 10% इंक्रीज और आरबीएल बैंक का लगभग 400% इंक्रीज निफ्टी बैंक में सेम इम्पैक्ट दिखाएगा। तो इसलिए वेटेज की इंपॉर्टेंस काफी है। तो सबसे ज्यादा अगर देखा जाता है, अगर इन 3 या टॉप 5 बैंक्स में अगर कोई मूवमेंट होती है तो निफ्टी बैंक में काफी मूवमेंट देखी जाती है। तो अब अगर बात की जाए क्या हम निफ्टी बैंक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो जी हाँ, हम निफ्टी बैंक इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। या तो आप इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, बहुत सारे असेट मैनेजमेंट कंपनीज के, जैसे मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई, इन सब के निफ्टी बैंक के म्यूचुअल फंड आते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है आप ETF के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। उसका मतलब है कि आप शेयर की तरह इसमें ट्रेड कर पाएंगे। और इसमें निफ्टी बैंक 20 बोला जाता है इनको। 20 मतलब बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड स्कीम। तो आज की डेट में लगभग 9 ETF अवेलेबल है निफ्टी बैंक इंडेक्स के। आप इनकी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जैसे कि आप एग्जांपल लीजिए, आप निपॉन के निफ्टी बैंक ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अपने डीमैट अकाउंट में बैंक 20 के नाम से अगर सर्च करेंगे, जैसे आप रिलायंस या टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर को सर्च करते हैं उसमें ट्रेड करने के लिए, ऐसे अगर आप बैंक 20 देखेंगे तो आपको निपॉन इंडिया का ETF आ जाएगा। और अगर आप कोटक के बैंक ETF में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कोटक बी के ETF के नाम से इसमें ढूंढ सकते हैं। और इसमें यही एडवाइजेबल रहेगा कि जिसमें लिक्विडिटी ज्यादा हो आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि उससे आपको बेचने और खरीदने में इजी रहेगा। और एक्सपेंस रेशो होता है, यानी कि जो चार्जेस लेते हैं जिसमें कम हो तो बेटर रहेगा उसमें। जितने चार्जेस कम हो उतना अच्छा है। और ट्रैकिंग एरर होता है कि अगर निफ्टी बैंक अगर 10% बढ़ता है, तो अगर ट्रैकिंग एरर 0.03% है तो शायद ये 9.97% बढ़ेगा। ऐसा काफी रीजन से होता है। एक तो ये फीस होता है, जो ये फीस चार्ज करते हैं आपको, उसको ये एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा कुछ और रीजंस भी होते हैं। तो ट्रैकिंग एरर भी अगर मिनिमल हो तो वो अच्छा माना जाता है। तो ये कुछ ऑप्शन है, इसको आप अगर चाहते हैं तो निफ्टी बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं इनको यूज करते हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं या मुझे ट्वीट कर सकते हैं। और मेरे ट्विटर पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।